डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज हैं उनके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। हमने दो लॉज और उनकी जनरल इक्वेशन पिछले वीडियो में बात की थी, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, और उससे एक जनरल इक्वेशन है। आज हम वांट ऑफ आवोगाड्रो लॉ के बारे में बात करेंगे। वांट ऑफ आवोगाड्रो लॉ, इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए अपने पास वी सपोज टू सॉल्यूशंस, अपने पास दो विलेन हैं। फर्स्ट विलेन है, एक विलेन के लिए 1 नाम देते हैं, तो उसके लिए मोलों की संख्या N1, उसमें विलेय V1 लीटर विलेन में और T1 केल्विन पर डलेगा। क्या हुआ, सोल्यूट जो है उसके N1 मोल V1 लीटर विलेन में T1 के का मतलब केल्विन तापमान पे डलेगा। ठीक है, तो अपने सोल्यूट की जब बात की तो हमने ये कह दिया कि N1 है, V1 है, T1 है एक विलेन के लिए, और जिसका प्राशन दाब होगा तो उसको पाई 1 दे देंगे। प्राशन दाब को पाई से डिनोट करते हैं। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इसके लिए दिया N1 तो उसके लिए N2 हो जाएगा, और विलेन का जो आयतन है उसके लिए V1 दिया था तो सेकंड वाले के लिए V2 हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए तापमान T1 लिया था, सेकंड वाले के लिए T2 हो जाएगा, और प्राशन दाब इसके लिए पाई 2 हो जाएगा। दो विलेन ले लिए अलग अलग। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जनरल इक्वेशन हमने पिछले टर्म पे की थी, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, पाई वी इज इक्वल टू बराबर एन एस टी। यहाँ पे दो अलग अलग विलेन है तो दो इक्वेशन बनाएंगे। पाई के 1 लगा देंगे V1 दैट इज इक्वल टू N1ST1, एंड सेकेंड पाई 2 V2 इज इक्वल टू N2ST2। ओके, ये दोनों विलेन समप्रासरी हों तो समान ताप पर, समप्रासरी की आगे डिटेल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आइसोटोनिक, ये कई बार शॉर्ट आंसर में आता है कि समप्रासरी विलेन क्या होते हैं। दोनों विलेन समप्रासरी है, मतलब प्राशन दाब समान है, तो उस कंडीशन में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 और T1 इज इक्वल टू T2। तापमान समान ले लिया अपने, समान ताप की बात कर ली, और समप्रासरी के प्रासरी समान है मतलब समान प्राशन दाब है, तो पाई 1 एंड पाई 2, और समान ताप ले लिया तो T1 T2 इक्वल हो गए। इस प्रकार समान आयतन हो जाएगा, V1 एंड V2 दोनों का आयतन भी यदि समान ले लें तो उस स्थिति में क्या होगा, मान लो अपन ने दो विलेन लिए, दोनों 1-1 लीटर ले लिए। ठीक है, तो 1-1 लीटर ले लिए, वो समप्रासरी हैं, समप्रासरी होंगे इसका मतलब प्राशन दाब दोनों बराबर उत्पन्न करेंगे। तापमान हमने बराबर ले लिया दोनों को, तो T1 T2 इक्वल हो गए, तो पाई 1 पाई 2 बराबर हो गए, T1 T2 बराबर हो गए, V1 V2 बराबर हो गए, तो क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट बचे, तो N1 इज इक्वल टू N2। तो समान ताप, अपने कंडीशन क्या लगाई, तापमान समान, क्या है समान ताप। आइसोटोनिक समप्रासरी है तो प्राशन दाब समान, तो समान ताप और समान प्राशन दाब पर विलेनों के समान आयतन में, आयतन भी समान, तीन चीज़ें समान ले ली, समान ताप, समान प्राशन दाब और विलेन का समान आयतन। उस स्थिति में विलेय के अणुओं की संख्या समान होगी, दोनों विलेनों में विलेय के अणुओं की संख्या समान होगी, तभी ये सिचुएशन हो सकती है। ये गैसों के आवोगाड्रो नियम के अनुसार, अतः विलेन के लिए वांट ऑफ आवोगाड्रो नियम कहलाता है। समान ताप पर विलेन के समान आयतन में विलेय के बराबर मोल घोलने पर विभिन्न विलेन समान प्राशन दाब प्रदर्शित करते हैं। कैसे भी बोल दो, प्राशन दाब को बताना है तो हम कह देंगे समान ताप, समान आयतन और विलेय में समान मोल। समान ताप पर विलयनों की समान आयतन में विलय के बराबर मोल घोलने पर विभिन्न विलयन समान प्राशन दाब उत्पन्न करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात समप्रासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान। यदि विलयन समप्रासरी हैं, समप्रासरी मतलब जो प्राशन दाब समान उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब उनमें मोलों की संख्या समान है, मोलों की संख्या समान मतलब मोलर सांद्रताएं समान है, अर्थात समप्रासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। ओके, नेक्स्ट है वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सारी नियम अपन ने पढ़ लिए। उन नियम के अनुसार हम क्या बताते हैं कि वांट ऑफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गैस के नियमों को लागू किया।
और गैस के नियमों को लागू करके उन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। पाई प्राशन दाब, वी आयतन, एन मोलों की संख्या, एस विलयन स्थिरांक और टी तापमान। और ये गैस इक्वेशन है वैसी की वैसी सेम थी, इसलिए इसके गैस के नियम, ऑयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो नियम सब लागू होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये फॉलो करते हैं। तो विलयन में विलय के अणु गैस में गैस के अणु के समान मिला करते हैं। विलयन में विलय के अणुओं का प्राशन दाब ठीक उस दाब के बराबर होगा जो उसी ताप आयतन में विलय के अणु द्वारा गैस अवस्था में डाला। अभी हमने वाष्प ताप सिद्धांत पढ़ा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पिछले वीडियो में, वो यही बात कहता है। ये कह रहा है कि जो विलय के अणु हैं वो गैसीय अवस्था में जो ताप और आयतन में गैसीय अवस्था में जो दाब डालते हैं, ताप और आयतन की समान कंडीशन में गैसीय अवस्था में जो दाब डालते हैं वो ही सॉल्यूशन में दाब डालते हैं। ये सिद्धांत का मेन शब्द है, इसलिए गैस के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समप्रासरी विलयन, जो एग्जाम में अक्सर शॉर्ट में तो ज़रूर आता है कि समप्रासरी विलयन क्या होता है, कई बार बी सेक्शन में भी आ जाता है। जब दो विभिन्न सांद्रता के विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है। अब ये तो आपको याद हो गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली, जब प्राशन की बात आती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली आ गई। फिर अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगा दी तो या तो एक साइड में विलायक लेंगे, एक साइड में विलयन लेंगे, या फिर अपन दोनों साइड में अलग अलग सांद्रता के दो विलयन। ओके, ये क्या कह रहा है, जब दो विभिन्न सांद्रता के विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, दो अलग अलग सांद्रता के विलयन हैं उनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा है, तो कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से, ये मैं आपको बहुत बार कहूँ, ये याद रखना है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता। कम सांद्रता वाले में क्या होगा, विलायक ज़्यादा होगा, विलायक ज़्यादा होगा तो वो अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाए, क्योंकि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से जा सकते हैं, तो उसकी सांद्रता को वो डाइल्यूट करेगा, उसको इक्वल हो जाएगी। तो कम सांद्रता के विलयन के से विलायक का प्राशन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगता है, प्राशन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर उसकी तरफ जाने लगता है, जब तक कि दोनों विलयन का प्राशन दाब समान न हो जाए। अलग प्रासरी से अति प्रासरी की तरफ जाता है। दाब कौन उत्पन्न करता है, विलय के अणु उत्पन्न करते हैं, और अधिक सांद्रता वाले में विलय के अणु ज़्यादा है, इसका मतलब उसका प्राशन दाब ज़्यादा होगा, और अलग प्रासरी होगा उसमें कम होगा, तो उससे अणु उधर जाएंगे, उस उधर का दाब कम करेंगे और इधर का बढ़ेगा तो बराबर हो जाएगा, जब तक कि दोनों विलयन का प्राशन दाब समान हो जाए। इस प्रकार साम्य अवस्था में ये विलयन समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। साम्य अवस्था जब स्थापित होती है तो दोनों का दाब बराबर हो जाता है, विलय के अणु धीरे धीरे अधिक सांद्रता की तरफ जाते रहते हैं, और एक समय ऐसे आता है कि दोनों तरफ प्राशन दाब इक्वल हो जाता है, तो वो रुक जाते हैं। इस प्रकार साम्य अवस्था में विलयन समप्रासरी है। अतः वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रवाह नहीं होने देते हैं, समप्रासरी विलयन। यदि दो विलयन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा के और रखें, और यदि विलायक का प्रवाह नहीं होता है, विलायक के अणु ना तो इधर से उधर जाते हैं ना उधर से इधर आते हैं, इट मीन्स वो समप्रासरी विलयन है, क्योंकि उनका प्राशन दाब समान है। सम मतलब समान, प्रासरी मतलब प्राशन दाब। अर्थात समान ताप पर जिन विलयनों के प्राशन दाब समान होते हैं उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। कम प्राशन दाब वाले विलयन को अल्पप्रासरी विलयन, हाइपोटोनिक, और अधिक प्राशन दाब वाले विलयन को अति प्रासरी विलयन या हाइपरटोनिक कहते हैं। दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह अल्प प्रासरी मतलब कम प्राशन दाब विलयन से अति प्रासरी विलयन की ओर होता है। इससे आपको एक बात समझ आ रही होगी, इसका मतलब जिसमें विलय के अणु ज़्यादा हैं, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उसका प्राशन दाब ज़्यादा होता है, और जिसकी सांद्रता कम है उसका प्राशन दाब कम होता है। इसलिए विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, जिससे दोनों के प्राशन दाब कम वाले का तो बढ़ जाए और अधिक वाले का कम हो जाए, ताकि बैलेंस हो जाए। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो समप्रासरी विलयनों के मध्य विलायक का स्थानांतरण या प्रवाह नहीं होता है। समप्रासरी हैं तो प्रवाह नहीं होगा। समप्रासरी विलयनों की मोल सांद्रताएं हमेशा समान होंगी, मोल सांद्रताएं समान होंगी तभी तो प्राशन नहीं होगा, क्योंकि विलय के अणुओं की जो संख्या होती है उसे प्राशन दाब डिपेंड करता है, कितने ज़्यादा होगा प्राशन दाब ज़्यादा होगा। यदि C1 और C2 दो विलयनों की सांद्रताएं जिनकी प्राशन दाब समान है तो C1 = C2, प्राशन दाब समान है तो C1 = C2।
सांद्रता क्या होती है, C1 इज इक्वल टू N1/V1 की, जैसे ये लिखा है C इज इक्वल टू N/V, हमने पीछे लिखा था C इज इक्वल टू 1/V लिखा था ना, बड़ा ओड लग रहा था फॉर्मूला, बट क्यों, वो सही था, क्योंकि वहाँ पे अपन ने ये जो n है नंबर ऑफ मोल्स ये 1 का रखा था, 1 लिया था, तो 1 लिया था तो C इक्वल टू 1/V हो गया। n है ना मोलों की संख्या, सांद्रता इक्वल टू मोलों की संख्या बटा आयतन। अब यहाँ पे देख लीजिए C1 है, इसकी जगह अपन ने N1/V1 इज इक्वल टू, इसकी जगह N2/V2 लिख दिया, और क्यों लिखा, क्योंकि C इज इक्वल टू मोलों की संख्या बटा आयतन। अब मोलों की संख्या किसकी इक्वल होती है, आपको याद है क्या, इसलिए मैं अपने फॉर्मूला क्या था, भार, वेट या मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, अणुभार, उस पदार्थ का भार या वेट जो अपने लिया है और डिवाइडेड बाय अणुभार। फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या W/m, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे, W/m। तो यहाँ पे अपने N1 की जगह लिख दिया W1/m1, तो नीचे आ गया W1 इज इक्वल टू M1V1 इज इक्वल टू W2/V2m2 आ गया। W1 तथा W2 दोनों विलयनों में विलय के द्रव्यमान तथा M1 और M2 उनके अणुभार है। W1 W2 दोनों विलयनों में विलय के द्रव्यमान है, ये मैंने आपको बता दिया, और M1 M2 उनके अणुभार है। मतलब मोलों की संख्या n की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जैसे विलय की बात कर रहे हैं, यहाँ विलय है तो विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार। अब यदि विलय का द्रव्यमान है वो अपन अणुभार के बराबर लेते हैं तो 1 मोल हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इक्वेशन 26 एंड 27 को समप्राश विलयन की शर्त कहा जाता है, कंडीशंस कहा जाता है कि N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 होना चाहिए, तभी वो समप्राशरी होंगे। इट मीन्स N1/V1 होना चाहिए और N2/V2 होना चाहिए, इसका मतलब सांद्रता दोनों की समान होनी चाहिए, सांद्रता दोनों की समान होनी चाहिए, इसका मतलब मोलों की संख्या समान होनी चाहिए, तो तभी वो समप्राशरी होंगे, सांद्रता समान। प्राशन दाब के नियम की कंडीशंस, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज। नीचे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये सही नहीं होता। विलय विद्युत अपघट्य होता है, जब सोल्यूट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। नंबर 2, विलय की जब विलयन में कंसंट्रेशन अधिक हो, डाइल्यूट पे ही लागू होता है, कंसंट्रेट पे नहीं होगा। विलय वाष्पशील होता है, हमने सबसे पहले जब बात पढ़ी थी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की तो हमने एक बात कही थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब हम अध्ययन करेंगे, तो प्राशन दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मैंने एक बात बताई थी कि जो सोल्यूट है, विलय, वो अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए, तो यदि विलय वाष्पशील होता है तो ये रूल फॉलो नहीं होंगे। विलय का विलयन में वियोजन, डिसोसिएशन और संगुणन, एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, या इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।